बैठ जाओ। इतना परफेक्ट आंसर लिखने में 4 में से 3 नंबर जरूर मिलेंगे तुम्हें। 4 में से 4 तो कोई नहीं देगा तुम्हें। पसंद नहीं लगता, अच्छा नंबर देना। बी पॉइंट, हाँ 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 बैठो बैठो। बी पॉइंट तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। कहाँ किया? अभी भी एक आंसर किया है। ये दिसंबर 2021 का पेपर था। चैप्टर 2 ओपन माइंड रहना है ऑडिटर को, असिस्टेंट को। क्यों रहना है? पहले क्या बनेगा? एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनेगा। स्टैंडर्ड प्रोग्राम नेचर साइज और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बनाया था। फिर वो ऑडिट करने जाएगा, उससे पता चलेगा कुछ बातें जो पहले रेलेवेंट नहीं थी वो अब रेलेवेंट है, उन्हें ऐड करेगा। जो बातें पहले रेलेवेंट लग रही थी बट रियलिटी में रेलेवेंट, उन्हें ड्रॉप आउट करेगा। और उसको जो भी चीज़ें मेजर मिलेंगी मटेरियल उन्हें नोट डाउन करेगा और रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर्स को। बस इतना ही है, अभी तो हमें इतना ही पढ़ा है इस चैप्टर में, इतना ही है। हम्म, 4-5 क्वेश्चन पेपर है, मैंने नहीं निकाले, गांधीनगर से निकलवाए हैं। पता नहीं मेरे को, कंपाइलर में थोड़ा सा तुम्हारे ओल्ड सिलेबस के भी आ गए। चलो अभी पहले क्वेश्चन का आंसर सारी क्लास देगी। क्यों? इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स। जी का आंसर दो, पुराने वाले बच्चे दे पाएंगे। हाँ, ये तुम भी बता सकते थे नए वाले बच्चों। क्यों है ट्रू? ऐसे 200 में इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर हमने अदर्स के पॉइंट में देखा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और तीसरा पॉइंट लिखा था वो आपके ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशन लगाती है, आप उसकी वजह से हर प्रकार के मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। याद आया? ऐसे 550 भी लग गया। 550 में रेफरेंस 200 को देके ही बोल रखा था ना। दिख रहा है पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू लिटरली बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना, चीज़ों को लिंक करके चलोगे। एमसीक्यू इज समथिंग लाइक दिस कि 14 में से ना आराम से 10-12 नंबर आ जाएंगे। सोचो 10-12 नंबर अगर एमसीक्यू में आ गए, कुछ 20 नंबर अगर तुम वहाँ लेके आ गए, सॉरी करेक्ट इनकरेक्ट में आ गए, अगर 10-12 नंबर 10 लेके चल लो, और 20 नंबर कहाँ लेकर आ गए? एमसीक्यू। 30 तो यही हो गए, कुछ 15-20 नंबर तो लाओगे क्वेश्चन आंसर्स में भी। अभी तुम्हें 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करवाए, क्वेश्चन पहचान में आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ के जाओगे तो सब ध्यान में आएगा, बस टेस्ट देते रहो। लिटरली जितना साथ साथ याद करोगे उतना तुम ही फायदे में रहोगे। चलो भाई आगे, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। ये प्लानिंग के चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर। बाकी बचे क्वेश्चन सी पढ़ोगे, इसका सी पार्ट। पूरा लिमिटेशन लिखना है, थर्ड खाली अदर्स का पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समझ में आया भाई? 2 का फर्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, सर्व रिकॉर्ड ऑफ द प्लान नेचर एंड टी ऑफ असेसमेंट। कुछ नहीं, एग्जाम्पल पूछा है कि क्या क्या बातें तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हो प्लानिंग फेज में। जो प्लान किया था वो, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन गेन हुई, जो एनालिसिस किया था, जो रिस्क को असेस किया था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, कोई प्लान में चेंजेस आया था तो वो।
यही तो पूछा है इन्होंने कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखोगे। सी पॉइंट देखो जिन बच्चों ने देखा है। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स limitation on auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant. Explain such assertions or subject matters. अब देखो ये लाइन कहाँ से उठ के आई है। वैसे तो पता चल रहा है तुमसे ये क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन उठा कहाँ से है। लिमिटेशन पूछी है। देखो लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी, ऑडिटर की ऑडिट पर लिमिटेशन है। ऑडिटर की ऑडिट पे सिर्फ एक ही टॉपिक है लिमिटेशन का, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि टॉपिक कहाँ से उठकर आया है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ। पर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में तो बहुत सारा लिखा था, इसमें सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट पूछा गया है। कौन सा पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट भी जब तुमसे ये पूछा गया है उसमें हमें ना ये लाइन दे रखी है बुक में, ये देखो अदर मैटर्स के अंदर बिल्कुल फर्स्ट लाइन, इन केस ऑफ सर्टेन करके। हाँ यही वाली लाइन नोट्स में है लिखी हुई। नोट्स में ये लाइन तुम्हें लिख के दे रखी है, अगर ढंग से आंखें खोल के पढ़ोगे तो ये लाइन नोट्स में मिल जाएगी। हाँ यही, हाँ लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर एबिलिटी। समझ में आई? नोट्स में लिखी हुई है लाइन। अब पढ़ना कैसे हो तुम्हारे ऊपर है भाई। ये तो तुम बता सकते हो, ये बता दो कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि आंसर में क्या लिखोगे। तुम मतलब तुम लोग नहीं बता पाओगे, पुराने वाले बता देंगे। हाँ सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रोसीजर लगते थे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर। हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि मिनट्स को देख सकता है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी ले सकता है और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। वो 4 पॉइंट है तो सर्कल के अंदर लिखे थे बुक के अंदर। आया याद कुछ? ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, इन लोगों को पता होगा। भाई किसने नोट्स बनाए हुए चैप्टर 3 के? हाँ 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 यही वाले पॉइंट। ऑडिट प्रोसीजर में 3 पॉइंट के थे। कौन सा प्रोसीजर लिखवाना है? इंक्वायरी लेना, मिनट्स को रीड करना और इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करवाना। कब तक आ रही हैं किताबें तुम लोगों की? हाँ यही वाले 4 पॉइंट राघव। अब देखो बी क्वेश्चन। 2-3 दिन ये लोग खाली बैठे थे, आज तुम लोग थोड़ा खाली खाली फील कर लो। कितना सिंपल और डायरेक्टली पूछा और दिखाने में केस स्टडी दिख रही है, पर केस स्टडी है नहीं देखी जाए तो। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? कंफर्मेशन किस बात का पूछा है? एग्जैक्टली बताओ भाई गोमतेश, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? कंडीशंस पूछ रहे हैं। अंडर व्हाट कंडीशन नेगेटिव कंफर्मेशन कैन बी पॉसिबल। 4 कंडीशन हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी, फिर लिखा था ये रिलायबल नहीं, इसमें फॉलोअप ले सकते हैं, इसमें फॉलोअप। उसकी नीचे नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशन लिखवाई थी ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो यूज कर सकते हैं, डेविएशन के चांसेस कम है तो यूज, अब पॉपुलेशन के आइटम होमोजीनियस और स्मॉल है तो यूज, और अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्स करेगी नहीं करेगी वाली बात पे तो भी हम इसको यूज कर सकते थे। 4th का ना ए जो है थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अभी तक में जितना तुमने पढ़ा है तुम इसका आंसर दे सकते हो।
वाउचिंग, वेरी गुड। डेटा से कंफर्मेशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। समझ में आई कुछ कुछ बातें? उसने कितने प्रोसीजर पूछे हैं तुमसे? 4। ये 4 प्रोसीजर लिखने के बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिख दोगे, क्या होता है? इंक्वायरी मतलब मैनेजमेंट से कोई बात पूछना, डेटा से पूछना, थर्ड पार्टी से कोई रिटर्न में इंफॉर्मेशन लेना, वाउचिंग मतलब जहाँ इन्वॉइसेस को चेक करना। ये देख सकते हो कोई इन्वॉइसेस जो है फेक इन्वॉइसेस तो नहीं डाले हुए हैं, इन्वॉइसेस की अमाउंट सही है या गलत है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आया था, जो हमारी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने का क्वेश्चन था। बुक में इसका आंसर डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ। लिख सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, कोई रिलेटेड पार्टी के साथ में सेल परचेज हो रखी है तो उसको भी चेक हम कर सकते हैं। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन पेपर देखकर? कोई बात नहीं, ऑल ऑफ द सडन हो रहा है। कल छुट्टी थी, थोड़ा मैंने भी होमवर्क एक्स्ट्रा कर लिया। क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली मैं मार्क करके लेके आ गई कौन सा चैप्टर है कौन सा, ऐसा कि अपना टाइम थोड़ा बच गया। सेकंड पॉइंट, ये तो सबको आना चाहिए आंसर। वेरी गुड। ऑडिटर सिर्फ कैसी एश्योरेंस देगा? ऑडिटर कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसके नीचे वाला बताओ। अब सेकंड चैप्टर का है, बाकी बच्चे बता पाएंगे। बिल्कुल, ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट को इंक्लूड करता है। अब बताओ जी का आंसर। जी का सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी होता है क्या? ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब, एप्रोप्रिएट मतलब, तो क्या सफिशिएंट, सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी होता है, सही लिखा है। एज पर ऑडिट स्टैंडर्ड सफिशिएंसी मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। फिर देखो सेकंड का ए बताओ। ये बताओ फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक्स याद करो, मैं तुम्हें OIPCC बताया था क्लास में एक बारी। ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं कहा था आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना सा ही बताया था। हाँ लिख सकते हैं। सेकंड पढ़ लिया तूने? ज़्यादा मत पढ़ो भाई। डी आंसर पढ़ो, क्या लिखा है डी क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन 580, कुछ ज़्यादा ही नहीं पूछ रखा 580 पेपर के अंदर। 3 थे। रिटन रिप्रेजेंटेशन में एकदम ये लिखवाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। सेकंड पॉइंट ये सपोर्ट एविडेंस था। थर्ड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। 3 पॉइंट्स लिख के दे रखे थे बुक के अंदर हम लोगों को। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन का लेवल दिखा रही हूँ, तुम्हें क्या याद है और क्या नहीं उसकी टेंशन मत लेना। अब देखो ये कुछ ऐसी बात बोल दी जो मैं तुम्हें क्लास में कई बार बोलती हूँ, 3 नंबर में पूछा है। चैप्टर 1 कर लिया, इसका आंसर सारे दे सकते हैं। चैप्टर 1 में बहुत बार बोल दी ये बात मैंने, पर बुक में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है। डी इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो हमने किया ही नहीं अभी तक। बिल्कुल। अब बताओ AS1 में अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर कौन कौन सी बातें बोली हुई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रुअल बेसिस पे बनती है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर यूज होता है तो डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता, यूज होता है। चेंज होगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली यूज हो रही है तो ठीक है, नहीं हो तो उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। कुछ याद आई 3 बातें? तुम AS1 पढ़ोगे ना अभी अकाउंट्स में डिटेल में, तब उसका आंसर और अच्छे से लिख पाओगे।
डिटेल में तुम्हें AS1 बताएंगे तब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पेपर वी आर डिस्कसिंग ऑफ नवंबर 2020। नहीं, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर है बुक में, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं, कुछ तुम भी पढ़ लेना अपने आप से यार, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँ। चलो भाई पहले का आंसर दो मुझे फटाफट से। मैंने कहा था एक बारी ये करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। फॉल्स। ऐसे कौन सा लगा? दो 210। कहाँ 500 में घूम रहे हो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 210। 210 चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हमने कहा था अगर लॉ में रेगुलेशंस में टर्म्स बता रखिए, डायरेक्टली लिखा है ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स, तो 210 ही लग गया। अगर बता रखा है वहां पर तो हम इस चीज को यूज मेंशन नहीं करेंगे। लिखा था और मैंने क्लास में बोला भी था, इस लाइन पे करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है। सेकंड पॉइंट बताओ फटाफट से। चेंजेस हो सकते हैं तो अपने प्लान को टाइमली रिव्यू करना जरूरी है। एफ का आंसर बताओ। पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर प्रोग्राम, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस नहीं पूछे, इन्होंने पूछा है ज़्यादा डिटेल में कौन सी चीज़ होती है। प्रोग्राम के अंदर हम एक एक चीज़ बता रहे थे, ऐसे ऐसे करना है ना। स्ट्रेटजी सिर्फ ओवरऑल व्यू दे रही थी, प्लानिंग थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता रहा था, और प्रोग्राम हर बात को स्टेप बाय स्टेप चेक करना, इतना डिटेल बता रहा था। तो दे आर नॉट आस्किंग पहले कौन सा बनता है, दे आर आस्किंग ज़्यादा डिटेल कौन बताता है। ज़्यादा डिटेल कौन बताता है? प्लान, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो ओवरऑल बनी थी, फिर प्लान बना था जो ज़्यादा बताता कौन सा प्रोसीजर लगाना है, और प्रोग्राम बताया था उस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करना है। तो क्वेश्चन की बात को समझो, दे आर नॉट आस्किंग सीक्वेंस, दे आर आस्किंग डिटेल। एक बार सीक्वेंस पहले पूछा हुआ है तो बच्चे सीक्वेंस के बेसिस पर आंसर लिखेंगे फटाफट से, बट सीक्वेंस तो हमने पूछा ही नहीं, हमने क्या पूछा? डिटेल पूछी है। एच, हाँ, अकाउंट बैलेंस के अलावा तुम पूछ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी आता था, एग्रीमेंट भी आते थे, बैंक की बातें भी, लोन की बातें भी, थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा है वो भी पूछ सकते हैं। मतलब सिर्फ बैलेंसेस हम, और चीज़ें भी कंफर्म इसमें हम। जी का आंसर बताओ। बिल्कुल, जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट ज़्यादा होंगे, एस्टिमेट मतलब बैड डेट्स, ये सब चीज़ें, वहाँ पे रिस्क के चांसेस भी, क्योंकि वह सब्जेक्टिव डिसीजन पर है, इसके ऊपर कोई भी फैक्ट्स यूज, जब फैक्ट यूज नहीं हुए हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। आता तुम्हें सब है, द ओनली थिंग इज क्वेश्चन को समझो। मैं आंसर बता रही हूँ तुम्हें याद, अरे ये बात तुम्हें पता थी, होती है ये चीज़, ऑडिट में यही चीज़ होती है, ये बात तो मुझे पता थी। द ओनली प्रॉब्लम इज ये क्वेश्चन नहीं पता था। ऑडिट में लिटरली ये चीज़ होती है। ऐसे 320 बताओ भाई। हाँ, वो 4 फैक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन हाँ, आइटम्स कौन सा ज़्यादा कस्टमर के इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, नेचर ऑफ एंटिटी, और वो वॉलेटाइल वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा एक। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद हम
आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है 4th का भी, ये रहा। जस्टिफाइड नॉन जस्टिफाइड। यस, इसका तो मैंने तुम्हें केस स्टडी भी दी थी लिखने के लिए और तुम लोगों ने मुझे आंसर लिख के भी दिखाया था। दैट्स ऑल, जितना तुमने पढ़ा है वो देख लिया हम लोगों ने। पेपर का लेवल दिख गया? ठीक ठीक आ जाते हैं। 3rd चैप्टर में स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे हैं। दिख गया? समझ में आ गया तुम्हें क्या पढ़ाई करी है? चैप्टर 1 पढ़ के तुम लोगों को समझ में आ गया पेपर के लिए पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते। क्वेश्चन 4 और 3 नंबर में है, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखे हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये आ सकते हैं पेपर में। तो कभी भी ये सोच के मत छोड़ना 3 पॉइंट तो लिखेंगे क्या पूछेंगे पेपर में। पेपर में क्वेश्चन ही 4 और 3 नंबर का है और ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब छोटे छोटे मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं पेपर बिकम्स लेंदी। एक 7 नंबर का आंसर पूछा है, 4 और 3 का आंसर पूछा है, तो तुम्हें ये ना हो कि तुम पूरी राम कथा लिखने के चक्कर में पेपर छूट जाए तुम्हारा। चलो, केस स्टडी किस तरीके से आती है वो भी आइडिया लग गया तुम लोगों को, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। केस स्टडी में ना तुम्हें मोस्ट ऑफ द केस स्टडी तुमने 2-3 देखी ना, थिंग्स आर लाइक दैट कि तुम्हें समझ में आएगा पढ़कर। या तो ऐसे का नंबर लिख दिया या नाम लिख दिया कि टर्म्स ऑफ ऑडिट के अकॉर्डिंग बताओ, या फिर ऐसे 210। तो दोनों में से अगर तुम्हें एक चीज़ भी याद है तो काम हो जाएगा, और हम लोग तो क्लास में दोनों चीज़ें याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली बता वेटेज कोई फिक्स नहीं है। तुम्हें देखो 2-3 बार तो इन 2-3 चैप्टर्स में से 2-3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूरी है। चैप्टर 2 में से तुमने एक ही क्वेश्चन देखा है, ट्रू फॉल्स देखो आएंगे ही आएंगे। अपने पास कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं, ट्रू फॉल्स है 8। तो किसी 8 चैप्टर में से ट्रू फॉल्स आता है, पहले 1st और 3rd चैप्टर में से ट्रू फॉल्स लगता ही लगता है। अच्छा, ये तो फिर वही वाली चीज़ ओपन होगी ना। है ना, मेरे को भी ये चीज़ लग रहा था यार, एसी मत बंद किया करो तुम लोगों के पास तो ना फिर भी फैन है। हमारा सोचो, मुझे फैन भी इतना स्लो चल रहे हैं। तो तुम पता रखो भाई। अब देखो क्लास, जो नए बच्चे बैठे हैं तुम लोग भी एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग ना ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 2 ना कवर कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैप्टर नंबर 2 जो है तुम लोगों का भी हम कवर करवा देंगे। तुम लोगों का हम कैसे कवर करवाएंगे चैप्टर नंबर 2? तुम लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग या तो लास्ट में करवा देंगे कुछ ऐसा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा क्या, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 2 में हमने खास कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि प्लान कैसे करते हैं ऑडिट। तो तुम लोगों ने 12th क्लास में प्लानिंग पढ़ा था ना, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि चीज़ों को प्लान कैसे करते हैं ताकि टाइम कम लगे, और प्लान को टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, चेंज या रिवाइज करना पड़ता है। किन कंडीशंस में चेंज या रिवाइज करना पड़ेगा वो वाली पॉइंट थी। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि ऑडिट क्यों करते हैं और ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले की कंडीशंस। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 1 में 210 में ऑडिट एक्सेप्ट हो गई थी हमारी। फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने उस ऑडिट को क्या किया, प्लान किया। चैप्टर नंबर 3 में हमने प्लान करने के बाद काम करना
शुरू किया तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसीजर्स लगाए थे। ये वन ऑफ द लेंथीस्ट चैप्टर है हम लोगों का, जिस चैप्टर में हमारे पास में सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड ऑडिटर की किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता है। हर एक स्टैंडर्ड ये बताता है कि ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते वक्त किन किन चीज़ों को चेक करना है और किन किन चीज़ों को देखना है। क्लियर है बात? तो जब ऑडिटर ने इस चीज़ को पढ़ा तो ये वो चीज़ है जो ऑडिटर को फॉलो करनी ही करनी है। जब ऑडिटर किसी चीज़ को चेक करता है तो वो काम मैनेजमेंट ने पहले से कर रखा होगा, तभी तो ऑडिटर उसको चेक करेगा। मैनेजमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं लगते, मैनेजमेंट के ऊपर लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑलमोस्ट हर एसए के पीछे एक एएस का बेस होगा। जो एएस किसके ऊपर लगा होगा? मैनेजमेंट। और ऑडिटर उस एसए में इसी चीज़ को देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपने ऊपर लगने वाला एएस को पूरा किया है, मतलब कंप्लाई किया है या कंप्लाई नहीं किया है। और फिर उसको चेक करने के लिए वो कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स लगाएगा। प्रोसीजर से क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस से क्या करेगा? कंक्लूजन। और कंक्लूजन से क्या मिलेगा? ओपिनियन। और ओपिनियन को कहाँ एक्सप्रेस करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट्स में। समझ में आई बात? तो हम लोग ऐसे को इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में पढ़ते हैं। तो हर ऐसे जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, किस ऑब्जेक्टिव के साथ ऑडिटर को ये स्टैंडर्ड करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव देखा था एसए 580 का, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि ये ऐसे लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। और तुमसे ये पूछता है, फिर तुम्हें बताता है कि तुमने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, और प्रोसीजर में अगर ऐसा एविडेंस मिला तो उस एविडेंस को लेके तुम्हारा ओपिनियन क्या होना चाहिए। समझ में आई बात? तो हर एक ऐसे में हमें सिर्फ यही समझाया हुआ है। हम लोग क्लास में बेसिकली 10 के अराउंड ऐसे कर चुके हैं कवर। ऐसे 200 तुम लोगों ने पढ़ लिया सबने। ऐसे 200 का नाम क्या था? ओवरऑल ऑडिट एंगेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फिर ऐसे 210 हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या था? एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर तुम लोगों ने जो पुराने वाले हो, तुमने ऐसे 230 पढ़ा था। 230 का नाम क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर 200 की लाइन में हमने कोई और ऐसे नहीं पढ़ा। फिर हमने ऐसे 300 पढ़ा था चैप्टर 2 में। क्या था? प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर 315, 330 का सिर्फ रेफरेंस था। बाद में 300 की लाइन में हमने 320 पढ़ा था चैप्टर 2 में। वो कौन सा था? मटेरियलिटी। चैप्टर 2 में खाली 2 ही ऐसे दे रखे थे। फिर चैप्टर नंबर 3 आया। चैप्टर नंबर 3 में 300 की लाइन में कोई और स्टैंडर्ड हमने नहीं देखा था। 400 की लाइन का कोई स्टैंडर्ड अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। 500 की लाइन में हमने 505 पढ़ा था। नाम क्या था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? 510। 510 का इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। फिर फॉर ओपनिंग बैलेंसेस 550 रिलेटेड पार्टी, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 10 ऐसे हो गए मेरे ख्याल से। लिस्ट चेक करो। 700 खाली नाम पढ़ा है अभी, जैसे 315 330 का नाम पढ़ा है, डिटेल नहीं पढ़ा। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। 11 हो गए? 10 हो गए? 10 हो गए। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग 570 शुरू करने से पहले एक टॉपिक देखेंगे जो बीच में हमारा छूट गया था, जो शायद हमने नहीं पढ़ा। पढ़ लिया था हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट से पहले एक टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। पेज नंबर 63 बुक के अंदर। नोट्स में देखना 550 चैप्टर नंबर 3 के बाद में दे रखा हो। चैप्टर नंबर 3 के नोट्स होंगे। 550, 560, 570 का एस्से था, तुम्हारे पास है? अब एक बात बताओ, हम लोगों ने कहा था ऑडिटर अपना ओपिनियन किस में देता है? ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन वो या तो अनमॉडिफाइड देता है या तो मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा व्यू दिखा रहे थे? ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी ट्रू एंड फेयर होता क्या है बताओ मुझे? सब कुछ सही है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल FRF। FRF के अकॉर्डिंग तुमने सब कुछ क्या लिखा है? सही लिखा है।
जब तुमने सब कुछ बिल्कुल सही लिखा है एफआरएफ के अकॉर्डिंग, तब तुम लोग इस चीज को शो करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अब देखो सब कुछ सही होने का मतलब क्या है कि एसेट्स जितने, पहले बैलेंस शीट से शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी एसेट तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हैं, ना तो वो अंडर वैल्यू है ना ही वो ओवर वैल्यू है। फिर तुम्हारे एसेट्स अगर तुमने कहीं पे प्लेज पे रखवाए हुए हैं, प्लेज मतलब गिरवी, तो उसका डिस्क्लोजर तुमने दे रखा है। कोई भी एसेट तुम्हारा ऑमिट नहीं है। एसेट को लेके तीन बातें। पहली बात हमने क्या बोली, एसेट्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। कैसे पता चलेगा, जब एसेट ना तो अंडर वैल्यू ना ही किसी भी एसेट की एंट्री ऑमिट। ऑमिट होने का मतलब तुमने एसेट को रिकॉर्ड किया ही नहीं है। और अगर कोई एसेट कहीं प्लेज पर है तो उसको तुमने डिस्क्लोज किया है। क्लियर है। कंपनी ने अगर कोई लैंड जो है बेसिकली अपना मॉर्टगेज करवा रखी है तो यूजर्स को पता होना चाहिए, तो इसलिए आपका डिस्क्लोजर्स में ये बात लिखनी जरूरी है। डिस्क्लोजर्स कहाँ लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब एक बात आती है लायबिलिटी की। बैलेंस शीट के एसेट्स तो देख लिए, अब बैलेंस शीट में दूसरी चीज क्या आती है। अब बताओ क्या लायबिलिटी को ओवर या अंडरस्टेट किया जा सकता है, गलत हो सकता है बेसिकली करंट लायबिलिटीज वगैरह, लेकिन उन्होंने ये वाला पॉइंट हमें लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लायबिलिटीज को कम या ज़्यादा दिखाने से ऐसा लगता नहीं मैनेजमेंट को खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन लायबिलिटीज को ऑमिट तो कर सकते हैं, तो हमारा ये पॉइंट लिखा है कि लायबिलिटीज गिरवी रख सकते हैं, नहीं। तो लायबिलिटीज गिरवी रखवाने का पॉइंट इसमें एसेट्स को गिरवी रखवाने का पॉइंट है, लायबिलिटी को गिरवी रखवाने का पॉइंट। तो बैलेंस शीट में आइटम की चार बातें उठ कर आई है। एसेट्स अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, एसेट्स को प्लेज पे रखवाना, एसेट्स का ओमिशन, लायबिलिटीज का भी ओमिशन। बैलेंस शीट तो हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ लिखी होती है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, है ना। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा है। कैसे पता चलेगा बताओ। पहला पॉइंट इसके अंदर यही लिखा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट है वो सारे डिस्क्लोज करे मटेरियल आइटम। जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हो रही है वो कंसिस्टेंटली यूज, और अगर कोई एक्सेप्शनल बात है जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अलग से डिस्क्लोज करना। अपने पास कितने पॉइंट्स लिख के दे रखे हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रू एंड फेयर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, जो तुम्हारे सामने बातें लिखी तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे। कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, ये डिपेंड करता है हमारी जजमेंट पर, है ना, हमारी सोच पर। लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर पूछ रहे हो तो ट्रू एंड फेयर का मतलब ये है कि सारे के सारे एसेट्स ना तो अंडर वैल्यू ना तो कोई मटेरियल एसेट ऑमिट। अगर कोई चार्ज है एसेट पे तो वो डिस्क्लोज, मटेरियल लायबिलिटीज को ऑमिट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के सारी बातों को डिस्क्लोज करना है सही तरीके से। अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है, और कोई अनयूजुअल एक्सेप्शनल या नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक बार तुम मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद ये नोट्स में लिखवा देती हूँ। हाँ हाँ क्या लिखा है, वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंप्लीटली बैलेंस लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, ऑडिटर ने इस बात को ऑब्जर्व किया था दैट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल इवन दो दे आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब जर्नल एंट्री तो थी लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड, बैलेंस शीट और पीएनएल में बातें मिसिंग है। क्या क्या नहीं लिखा, इक्विपमेंट नहीं लिखा, ट्रेड रिसीवेबल पेएबल नहीं लिखा हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं लिखा और अदर इनकम नहीं लिखी हुई है। एवरी अमाउंट मेंशन्ड अबव इज वाज मटेरियल इन नेचर। तो कमेंट करो ट्रू एंड फेयर के ऊपर। पहले हम बताएंगे ट्रू एंड फेयर डिपेंड करता है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है कि कोई भी एसेट ना तो अंडर वैल्यू ना तो, सेकेंड पॉइंट एसेट ऑमिट, लायबिलिटी ऑमिट, कोई चार्ज क्रेडिट तो डिस्क्लोज होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था,
ऑल पीएनएल और बैलेंस शीट के आइटम जो मटेरियल है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली यूज्ड, और लास्ट पॉइंट कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो उसको रिकॉर्ड करना। फिर हम लिखेंगे केस, गिवन केस के अंदर कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज जो हैं वो या omitted है, they are not being recorded. फिर conclusion, as per the concept of true and fair, the financial statement of the above mentioned company do not provide true and fair because they have omitted the few transactions which are material in nature. समझ में आ गया ये बात? आंसर कैसे है? पेपर में तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पाँच साल पहले डिस्क्लोजर वो था। एक बात बताओ, जब तुमने फर्स्ट टाइम ऑडिट की थी उस एंटिटी की, तब तुम सो रहे थे? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं लगाया था तब तुमने? नहीं है तो मॉडिफाई ओपिनियन दोगे, रीज़न लिखोगे कि उस फाइनेंशियल ईयर में चीज़ मिसिंग थी जिस वजह से आज के बैलेंसेस भी गलत है। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लिखें इस बात को फटाफट से। Concept of true and fair view। पहला पॉइंट इसके अंदर ये डिपेंड करता है ऑन ऑडिटर्स मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऐसे लिखने की, बट मुझसे लिखा ही नहीं जाता। ऑन ऑडिटर्स जजमेंट, फिर भी टू बी स्पेसिफिक, हमें ट्रू एंड फेयर के बारे में कुछ बातें बताई है। अब जो नए वाले बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे हम क्या लिख के इस टॉपिक की शुरुआत करें। चैप्टर कौन सा लिखे? कोई चैप्टर मत लिखो, डायरेक्टली लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। फिर जो स्टैंडर्ड्स पढ़ा रही हूँ सीधा उन स्टैंडर्ड्स को नोट डाउन करते रहो। चैप्टर 3 मेंशन करने की खास ज़रूरत नहीं है, और कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुख मत मना लेना। जो नोट्स हो जा रहे हैं अभी कॉपी में उन्हें बनाते हुए जाओ, क्योंकि बाद में इतना कुछ नहीं बना पाओगे, इसलिए कॉन्टिन्यूटी में बनाते रहना। कि जब बाद में चैप्टर कंसोलिडेशन मिलेगा तब ऑलरेडी क्लासेस बहुत हेक्टिक चल रही होगी, तब ये भी कॉपी में लिखने की तुम्हारी इच्छाएं जाग जाए, बहुत बढ़िया। तो मैम नोट्स दिए हैं, हम वहीं से फोटो कॉपी करा लेंगे सब कुछ। हाँ मुझे पता है इतना काम का प्रेशर है ना। एसेट्स टू बी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, क्योंकि एक्चुअली धीरे धीरे बर्डन बढ़ता तो लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं बैठकर। नेक्स्ट पॉइंट, और जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ की लिखी हुई की तो होड़ ही नहीं होती। omitted charge if any created on assets disclosed है, then all P&L and balance sheet के material items
डिस्क्लोज्ड है, देन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलोड है। जैसे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या 11th क्लास में अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आ गई थी क्या? नहीं आई थी ना? देन नहीं, जो नॉर्मल रेगुलर क्लास वाले तुम में से कोई नहीं 11th में, सब लॉकडाउन वाले ही हो। नहीं, मैं भी रेगुलर वाली थी, मेरे को तो 11th में समझ में नहीं आता टीचर ने पढ़ा कब दिया थी। बात है अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलोड 11th के अंदर चैप्टर 1 में है यार। चौथा पॉलिसी थी, 13 नहीं थी। पढ़ाई नहीं थी ना एक्चुअली, पता नहीं आती उस टाइम। बताऊं, मेरे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ना खुद के सीए करते करते क्लियर हुए हैं। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सीधा जनरल एंट्री से जयश्री श्याम करवाया था। हाँ, मतलब क्या होता है, क्या टर्म्स वगैरह बताई थी सीधा। हाँ ओके, लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था इसके अंदर? कोई भी एक्सेप्शंस जो थी, मुझसे पूछो कौन सी राइटिंग समझ नहीं आई। ये हाँ, अरे मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। मेरी बेटी स्कूल जाए। हाँ अरे एक्चुअली क्या है ना, पहले हम पेन से लिखते थे, ये अचानक से ये और स्क्रीन आ गई ना, तो सिस्टम नहीं बैठ रहा। मुझे पता है। एक्सेप्शंस आर सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। मेरी बेटी स्कूल जाने लग जाएगी ना, उसको सिखाते सिखाते सीख जाऊंगी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट। हाँ फिर मैं सीख जाऊंगी। चलो लिखो। आगे सारे पॉइंट्स तुम्हारे एक लाइन में। हाँ मैं वही देखो, तुम्हारा एक पॉइंट गायब है, तो यहाँ बना लेना एक पॉइंट, इतनी सही जगह पड़ी तो है। मैं तो खुद नोट्स में ऐसे चार्ट बनाने से पहले 4 बार ऐसे डायमेंशंस चेक करती हूँ कि इसमें आएगा भी नहीं आएगा। चलो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। अब शुरू करें नया एस से। थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अरे मज़ा आ जाएगा, मत टेंशन ले। 580 70, बस मैं वही देख रही थी, तुम सबके आई साइड बिल्कुल ठीक है। गलती क्या, मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लेती रहती हूँ बीच बीच में। गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है नाम, गोइंग कंसर्न ही है क्या नाम? अजम्पशन तो एएस का नाम हो गया है ना, एएस का नाम तो डिस्क्लोजर है। अब बताओ, ऐसे है 570 गोइंग कंसर्न, 550 रिलेटेड पार्टी, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न, 580, 590 कोई नहीं है। सीरीज तुम टेंशन ले अभी, अब इसे 570 याद रख, ठीक है? अभी तुम टेंशन लो। या तो तुम्हारी संडे संडे क्लास लगा के ऐसे खत्म करवा देंगे, इनकी संडे संडे क्लास लगा के 2 या 3 संडे क्लास लगा के ऐसे खत्म करके फिर तुम सबकी रोज संडे संडे क्लासेस लगा के सिलेबस खत्म करा देंगे, ठीक है? ऑनलाइन मतलब मेरे को तो आना ही होगा, तुम्हारी इच्छा है, देख लेना। बोर ही होते हैं ना घर पे, है ना? ठीक, चलो। एएस
1 कौन लगाएंगे? पवन सर तो पीछे 2 गली छोड़ के रहते हैं, सबसे पहले तो वही लगाएंगे। सबसे पहले तो पवन सर लगाएंगे, तो मैं तो 2 गली छोड़ के ही रहता हूँ, तो ऐसे आ जाऊंगा तुरंत। हाँ हाँ, ऑडिट में बोर हो जाते हैं। चलो AS1 तुम्हारा है डिस्क्लोजर का AS। अब मुझे फटाफट से बताओ AS1 ने गोइंग कंसर्न को लेकर क्या बोला हुआ है? AS1 ने गोइंग कंसर्न को लेकर क्या वाक्य रखे हैं? आशुतोष, कोई तुम्हारे विचार? यही सारे विचार मिक्स करके तुम्हारे हैं? ठीक है, देखो होता क्या है, AS1 ने हम लोगों को 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस बताए हैं। पहला अजम्पशन ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पर ही बनते हैं। हम सबको पता है अब तो, है ना? फाउंडेशन के अंदर समझ में आ गई थी बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा कौन से बेसिस पे बनते हैं? एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं। दूसरी बात जो हम लोगों को समझ में आई थी कि आप जो होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन को यूज़ करते हो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं अपना बिजनेस अनफोर्सिएबल पीरियड, मतलब जो आगे तक दिख रहा है समय, उस समय तक अपना बिजनेस में कंटिन्यू रखने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि कोई भी अपने बिजनेस को अगले साल बंद करने का तो नहीं सोचता। इसलिए हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें P&L और बैलेंस शीट बनती है, जहाँ पर मैं इस तरीके से दिखाता हूँ कि मेरे एसेट्स की करंट वैल्यू ये है और मेरे पास सफिशिएंट एसेट है जिनको बेचकर मैं अपने लायबिलिटीज़ को पूरा। इसलिए हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमेशा इक्वल रखते हैं कि जो हमारे लायबिलिटी मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका किसी भी तरीके से लॉस, कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग सफिशिएंट एसेट्स विच कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज़। और यही हमारा बेसिक रीज़न होता है कि हम हमेशा अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बराबर रखते हैं। एटलीस्ट ये तो है कंपनी बंद करनी पड़ गई तो हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि कंपनी बंद होगी तो P&L नहीं बनता, तब बनता है लिक्विडेशन अकाउंट्स। क्या बनते हैं? हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, अगर तुमने 11th या 12th क्लास में बनाए हो तो, जहाँ पे हम सारे एसेट्स को बेच के पैसे को इकट्ठा कर रहे होते हैं और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे होते हैं। फिर कुछ सरप्लस वगैरह बच जाते हैं, कैश अकाउंट में जाकर कैश अकाउंट टैली हुई ख़त्म हो जाएगा लास्ट में। कुछ यही हिसाब किताब था अपना, है ना? तो ये हम लोगों ने छोटी सी चीज़ अपनी देख ली। अब देखो इस चीज़ के अंदर आगे हम क्या समझने जा रहे हैं। भाई सोना नहीं है, ये ऐसे आंखें बंद करके तो शांति से कोई नहीं सुनता, ये सोने की प्रक्रिया चालू होने का तरीका होता है। पानी की बोतल पड़ी, पानी पीते रहा करो तुम तो। मेरी आवाज़ सुनकर सोए हुए लोग उठ जाते हैं और तो को नींद आ रही है। हाँ मुझे भी दिख रहा है, टेस्ट शुरू करने पड़ेंगे वापस। वो तो कल से चालू हो जाएंगे, टेंशन मत ले तो। ठीक है, अब देखो हमारी इतनी सी बात हमें समझ में आई, तो इसलिए अब क्या है, और एक थर्ड हमारा बेस था कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी में हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी हम अज्यूम करते हैं कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है, और जब फॉलो नहीं होती तब उसे डिस्क्लोज हम सेम। अजम्पशन मतलब होता है ये चीज़ हम मानकर चल रहे हैं, और जब किसी चीज़ को मानकर चल रहे हो तो उसको हर साल डिस्क्लोज करने की ज़रूरत, इसको डिस्क्लोज तब करते हैं जब हम अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हैं तो कंपनी को ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पर उससे पहले तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के ऊपर गोइंग कंसर्न अजम्पशन लग भी रहा है, या क्या कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि उसको इस चीज़ को चेक करना है। चेक करने के लिए ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा, प्रोसीजर लगा के सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेगा। ऑडिट एविडेंस से पहले हमेशा ये 2 वर्ड साथ में चलते हैं, सफिशिएंट एंड। सफिशिएंट मतलब होता है क्वालिटी, अप्रोप्रिएट मतलब होता है, सफिशिएंट मतलब होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब होता है क्वालिटी।
तो सफिशिएंट का मतलब जब मैंने क्या बोला था, क्वांटिटी, है ना, तो मतलब नंबर्स के टर्म्स में एविडेंस होने चाहिए, और एप्रोप्रिएट मतलब उनकी क्वालिटी होना। मानो मेरे पास 10 एविडेंस हैं, पर 10 के 10 फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी में टेम्परिंग हो सकती है आसानी से, तो सफिशिएंट तो है पर एप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को जो ऑडिट एविडेंस लेने हैं वो सफिशिएंट भी होने चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। समझ में आई? हालांकि इसके ऊपर पूरा एक एस्से है जो पढ़ना बाकी है, तो टेंशन मतलब मैंने बहुत बड़ा ऐसे तुम लोगों के लिए बचा के रखा हुआ है जिससे तुम्हारा सारा बेस क्लियर हो जाएगा। ऐसे 500 प्रोसीजर कौन कौन से लगते हैं, इसलिए वो मैंने छोड़ अभी रखा हुआ था, होल्ड पे रखा हुआ था कि तुम लोग आओगे फिर हम पढ़ेंगे उसको। अब सुनते हैं आगे हम, 30 पेज कैसे है वो। अब चलते हैं आगे उस बात में। तो हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई और मैनेजमेंट की समझ में आई। अब आता है इसके अंदर ऐसे 200, याद करो इनहेरेंट लिमिटेशन का अदर का पॉइंट, और अदर में लास्ट में गोइंग कंसर्न लिखा था, जहां पे बोला था कि ऑडिटर कभी भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेके एप्रोप्रिएट बात नहीं कर सकता, उसको नहीं पता बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा या, तो इसके लिए ऑडिटर पर इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो गोइंग कंसर्न को लेके हर बात को पता, वो तो उतना ही पता लगाएगा जितना मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा इंफॉर्मेशन, या उसे ऑडिट करते करते कोई इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इतना सा बेस क्लियर है। एक पेज की बात है, बुक में देख लेते हैं, फिर कल शुरू करेंगे। एक मुझे तसल्ली मिल जाएगी क्योंकि ऐसे शुरू हो गया था हमारा। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, तुम नए वाले बच्चों को सब कुछ समझ में तो आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही ना? बहुत सही सब्जेक्ट है, ढंग से पढ़ के चलोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुमने आज क्वेश्चन के आंसर देखे, तुम्हें याद आ रहे थे ना सबको? बस ये आशुतोष क्रिएट करवाएगा डाउट, तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा बच्चों को कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन डील्स विद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गोइंग, एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे। इम्प्लीकेशन मतलब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज नहीं करी और डिस्क्लोज किया है तो एएस को फॉलो किया है, तो मेरा ओपिनियन क्या होगा, अनमॉडिफाई या अनक्वालिफाई। गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज नहीं करी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया तो एएस को फॉलो, तो हमारा ओपिनियन क्या होगा, मॉडिफाई। बेसिक समझ में आ रहा है बातों का? तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे। The auditor's responsibility in audit of financial statement relating to going concern। अब ये देखो, इस वाली बात को हम लोग अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। 701 की बात को थोड़ा सा होल्ड पे रखो, गोइंग कंसर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग पे सीधा शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, गोइंग कंसर्न बेस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है कौन सी अजम्पशन पर, इस अजम्पशन पर कि मेरी एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न है और वो फ्यूचर में गोइंग कंसर्न ही चलती, इसलिए हम अपने जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अनलेस कब तक, जब तक मैनेजमेंट की कंपनी को लिक्विडेट करने की कोई इच्छा नहीं है या जब तक कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल। जब एंटिटी यूज करती है गोइंग कंसर्न बेस ऑफ अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट, तो एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड इस तरीके से किया जाता है कि एंटिटी के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं कि वो डिस्चार्ज कर सकती है अपने लायबिलिटीज को इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ। मैंने कहा था ना सब इतना एसेट है कि मैं इनको आज बेचकर अपने लायबिलिटीज को पे कर सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है इस एसे के अगेंस्ट में कि उसे ऑब्टेन करने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट रिगार्डिंग एंड कंक्लूजन ऑफ क्या एप्रोप्रिएट है मैनेजमेंट का यूज करना गोइंग कंसर्न बेस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस एविडेंस के बेसिस पे वो क्या निकालेगा और कंक्लूजन के बेसिस पे रिपोर्ट करेगा अपना ओपिनियन के साथ। एविडेंस से कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन, ओपिनियन कहाँ लिखते हैं ऑडिट, और वही हमारी क्या लिख के दे रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्टेन करने हैं एविडेंस को
बाद में कंक्लूड करना है बेसिस ऑफ एविडेंस को, और बाद में उसके बेसिस पे अपने हमें क्या देना है, ओपिनियन देना है। प्रोसीजर से बनता है एविडेंस, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस से कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन। लेकिन ऐसे 200 ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल आर ग्रेटर फॉर द फ्यूचर इवेंट, क्योंकि हम ऑडिटर जो है फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। फटाफट से पैराग्राफ रीड करो, क्लास करते हैं ओवर। फिर इसमें प्रोसीजर जो लगेगा वो कल की क्लास से देखेंगे। राघव, तुम्हारे नॉन में कोई है जिसका इंटर का एग्जाम क्लियर हो गया था? नहीं है? एक ग्रुप भी नहीं क्लियर हुआ कि कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है? मेरे फ्रेंड्स सब फाउंडेशन में साथ में बैठे थे पर उधर ही रह गए, इंटर में आए हैं वो। अकेला इधर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, आए हैं वहीं पर। तुम लोग नॉन में कोई हो ऐसा इंटर क्लियर हुआ है? कॉस्टिंग और एफएम की बुक ला देगा? स्टडी मटेरियल तू तो खुद को नहीं पढ़ना क्या? हाँ, वैसे चाहिए हमेशा के लिए। अच्छा पूछ लेना एक बार, ठीक है? शक्ल से याद बता, मतलब वीडियन में थे? गांधीनगर में बैच? उन्होंने भी मई में पेपर दिए थे क्या? इस वाले दिसंबर 2000 में दिए थे। मैंने पिछले साल आधे ज़्यादा टाइम पढ़ाया ही नहीं था, मेरी बेटी हुई थी। तो फिर मैंने लास्ट, मेरे ख्याल से जो मई वाले बच्चों ने पेपर दिया था ना लास्ट ईयर, उन्हें पढ़ाया था। वो भी मैंने उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया था, फेस टू फेस क्लास नहीं ली थी। हो ही नहीं रही थी क्योंकि। मैं भी आया था पिछले साल। अच्छा, आए थे तुम? मैं आया था फिर बोले 50% कोर्स हो गया, मैं घर से कर लेंगे अब बाकी का। वीडियो लेक्चर लेंगे तो मैं घर पे ले लूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया पैराग्राफ? चलो जी, कल मिलते हैं।
यस वन गोइंग कंसर्न, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो